बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 3 सितंबर है। आपको याद होगा कि चंद रोज़ पहले, अभी सितंबर का महीना शुरू नहीं हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पेशगोइयाँ शुरू कर दी थी। ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो इस्टेब्लिशमेंट के और हुकूमती जमातों के बड़े करीबी तसव्वुर होते हैं, उन्होंने बड़े वसूख के साथ, बड़े दावे के साथ और बड़े यकीन के साथ ये बात कही थी कि सितंबर का महीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही सितमगर होने जा रहा है और इस महीने के दौरान कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जिनके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को कट टू साइज़ की टर्म इस्तेमाल की गई थी कि कट टू साइज़ किया जाएगा। इनकी पॉपुलैरिटी जो है वो बड़ी हद तक नीचे लाने के लिए बहुत सारा कुछ हो जाएगा। और ख़ास तौर पर जो अंदाजे और जो दावे किए जा रहे थे उसमें फैज़ हमीद कनेक्शन की बात भी हो रही थी और दीगर गिरफ्तारियों की, और इस हवाले से कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की पेशगोई की जा रही थी। लेकिन आज 3 सितंबर मंगल के दिन 2024 का मंजरनामा और उसके क्राइम शायद किसी और तरफ इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बैकग्राउंड में क्या हो सकता है? 22 अगस्त को जलसा जो अनाउंस किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, उसके बाद कुछ ऑफिशियल और कुछ अनऑफिशियल चीज़ें जो हैं वो सामने आई कि कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक आला सतह राब्ता इस्टेब्लिश हुआ है। मेरे ख्याल में जो अब 3 सितंबर का जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया है, जब आप उसको बगौर पढ़ते हैं तो एक तो वो चीज़ें हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन अहम बात यह है कि उसमें क्या नहीं है। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो गायब नज़र आती हैं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये से, जिसके फिर मुमकिन तौर पर पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो 3 ही हो सकती हैं। इस तमाम मामले के ऊपर बात करेंगे क्योंकि लगता यही है कि अब जो एतमाद साजी है गालिबन उसकी तरफ बढ़ा जा रहा है। पहले ज़रा देख लेते हैं कि इस एलामिये में क्या है और फिर हम बात करेंगे कि इसमें क्या नहीं है और उसकी वजूहात फिर क्या हो सकती हैं। मेरे सामने ISPR की जारी की हुई प्रेस रिलीज़ मौजूद है। इस प्रेस रिलीज़ में क्या कहा गया? रावलपिंडी 3 सितंबर 2024, जनरल सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, प्रिजाइडेड ओवर द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट GHQ के GHQ में जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई उसकी सदारत सैयद आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने की। Participants offered Fatiha and paid profound tributes to the ultimate sacrifices made by the Shohada of the Armed Forces। के जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो शुरका थे कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया शोहदा के, पाकिस्तान फ़ौज के, पाक फ़ौज के शोहदा की कुर्बानियों को, और उनके लिए जो है वो फातिहा पढ़ी गई। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ एंड सिटीजन्स, उनके लिए भी जो है वो फातिहा पढ़ी गई, जिन्होंने अपनी जानों का नजराना बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में और पाकिस्तान की अमन और सलामती के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो ये कहता है कि जो फोरम है उसको एक ब्रीफिंग दी गई जो इस वक्त मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है, पाकिस्तान की कौमी सलामती के चैलेंजेस, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सेस टू दी इमर्जिंग थ्रेट्स के जो ख़तरात हैं उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है उसके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। जो इन असेसिंग द इनिमिकल फोर्सेस, malicious actors, subversive proxies and the facilitators of Pakistan's external and internal adversaries, particularly those active in Balochistan and KP, उसमें जो दुश्मन कुव्वतें हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग दी गई। बताया गया मलेशियस एक्टर्स, जो सबवर्सिव प्रॉक्सीज़ हैं, जो प्रॉक्सी वॉर्स में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी बैटल में मसरूफ़ अमल है, जो फैसिलिटेट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो बैरूनी और दाखिली दुश्मन हैं उनको। और ख़ास तौर पर बात की गई बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कि किस किस्म के ख़तरात हैं और उनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, उनसे निमटने के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं। फिर आगे इस प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि जो फोरम है उसने रीअफर्म किया, इस अज़्म का इयादा किया कि जो पाकिस्तान की आर्मी है, पाकिस्तान की फ़ौज है, वो आवाम की मदद के साथ इस जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अभी तक की फतूहात हैं उनको ज़ाया नहीं जाने देगी, बल्कि उसके ऊपर बिल्ड ऑन किया जाएगा। उसके बाद जो है वो पैराग्राफ जो एक्सप्लेन करता है वो नाम लिए बगैर बड़ा क्लियर इंडिकेशन देता है कि ये पैराग्राफ पूरे का पूरा साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के मुतल्लिक है। द फोरम एम्फसाइज्ड दैट द मिलिट्री दैट द आर्मी इज़ अ डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन, के एक डिसिप्लिन्ड इदारा है पाकिस्तान की फ़ौज, upholding the highest standards of professionalism, integrity and loyalty to the state and institution। कि इसमें मौजूद जो लोग हैं
वो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स प्रोफेशनलिज्म के फॉलो करते हैं और उनकी तमाम तर लॉयल्टीज़ और वफादारी रियासत और इदारे के साथ है। द इंस्टीट्यूशंस वेल इस्टेब्लिश्ड एंड रिगरस सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी ensures that these values are preserved with unwavering commitment कि जो इदारा है उस इदारे का एक मरबूत किस्म का निज़ाम मौजूद है जिसमें एहतसाब का अमल शामिल है, अलाउइंग नो रूम फॉर एक्सेप्शंस और पार्शलिटी कि इसमें किसी भी ओहदे की किसी भी शख्स की तफरीक किए बगैर ये मैकेनिज़्म काम करता है। This strict adherence to accountability fortifies the Army's integrity, ensuring that no individual is above the law or exempt from scrutiny कि कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जो कानून से मावरा तसव्वुर हो या फिर उसकी स्क्रूटनी ना की जा सके। Recognizing the urgency and significance of a robust and effective legal system, Chief of Army Staff emphasized that the Pakistan Army would continue to extend comprehensive support to the government, administrative apparatus and law enforcement agencies in taking swift and lawful action against terrorists, anarchists and criminal mafias के criminal mafias के ख़िलाफ़ इसके अलावा जो तवाइफुल मलूकियत फैलाने वाली अनासिर हैं और दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ तमाम किस्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके लिए अनवेवरिंग सपोर्ट हुकूमत की जाएगी। हर किस्म की उनके साथ ताउन जो है वो एक्सटेंड किया जाएगा। फिर उसके बाद इस प्रेस रिलीज़ में लिखा गया है कि द फोरम ऑल्सो एक्सप्रेस्ड satisfaction over ongoing efforts against illegal spectrum operating in collusion with टेररिस्ट नेटवर्क्स के जो दहशतगर्दी की तंजीमें हैं या नेटवर्क्स हैं उनके साथ मिलकर वो लोग जो कि स्मगलिंग का पैसा या फिर नाजायज़ तरीके से गैर कानूनी तरीके से हासिल किया गया पैसा इनके दरमियान जो नेक्सस है उसके हवाले से जिस किस्म के इक़दाम किए जा रहे हैं उसके ऊपर सेटिस्फेक्शन का इजहार किया गया। फिर द क्रिटिकल नीड टू सेफगार्ड नेशनल साइबर स्पेस थ्रू स्ट्रिंजेंट साइबर सिक्योरिटी मेजर्स वाज आल्सो अंडरस्कोर्ड के जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी का मामला है उसके लिए जो इक़दाम लिए जा रहे हैं उनका जायज़ा लिया गया। फिर उसके बाद इस प्रेस रिलीज़ के आखिरी दो पैराग्राफ्स बात करते हैं कि जो इंडियन इल्लीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है उनके अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती जो है उसका इजहार किया गया। वहाँ पर जो जारी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियाँ हैं और जो शुहदा हैं आज़ादी की तहरीक कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। फिर इसी तरह जो है वो इसराइल के हवाले से जो जेनोसाइड जारी है मुसलमानों की नस्ल कशी की जा रही है जो कुछ गज़ा की सूरत हाल है उसके हवाले से इसमें तज़किरा किया गया। फिर आखिरी जो पैराग्राफ है कि जो फोरम है उसने मुकम्मल एतमाद का कॉन्फिडेंस का इजहार किया जो ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है जो तैयारी है पाकिस्तान की आर्मी की उसके हवाले से अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस के हवाले से। ये है वो प्रेस रिलीज़ जिसमें जो मदरजात हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। तो एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो गई कि इसमें इशारतन ये कहा गया है कि जनरल फैज़ हमीद जो है वो उनके हवाले से जो स्क्रूटनी का या जो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई है वो जारी है और उसके हवाले से इंदिया दिया गया। लेकिन उस बात से हट करके जब से पहली दो प्रेस रिलीज़ के ज़रिए इस बारे में लोगों को पता चला था कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं आई थी कि कार्रवाई जो है वो एग्जैक्टली कौन से इल्ज़ामात हैं जिनके तहत हो रही है। लेकिन फिर उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत से बुज़रा की तरफ से आई कि 9 मई की बात की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रवाबित की बात की गई। उसी बुनियाद के ऊपर ये भी कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल होगा। इमरान खान ने ख़ुद इस खदशे का इजहार किया। फिर हमने देखा कि इमरान खान जो है उन्होंने अदालती दरवाज़ा भी खटखटा दिया पॉसिबल मुमकिन तौर पर एक मिलिट्री ट्रायल के ख़िलाफ़। ये सारा वो मंजरनामा है जिसमें ये प्रेस रिलीज़ जो है वो सामने आती है। लेकिन हैरान कुन तौर पर जब आप इस प्रेस रिलीज़ को बगौर पढ़ते हैं तो इसमें 3 बहुत अहम चीज़ें हैं जो मौजूद नहीं हैं जिनकी फिर एक्सप्लेनेशन जो है वो ज़ाहिर है कि बंदा सोचता है कि आखिर ये वो 3 चीज़ें हैं जो गुज़श्ता तकरीबन 1 साल
साल सवा साल से जितनी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है, ज़राए से खबरें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट या इदारे की तरफ से आई हैं, उनमें 2-3 चीज़ें बड़ी शद्दोमद के साथ, बड़े तवातर के साथ मौजूद रही हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गुज़श्ता 2 प्रेस रिलीज़ आपको याद होंगी जिसमें लफ्ज़ डिजिटल टेररिज्म जो है वो आपने सुना, और डिजिटल टेररिज्म का तज़किरा जो है वो ना सिर्फ ये कि प्रेस रिलीज़ में सामने आया, बल्कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अनऑफिशियली जो खबरें जारी की जाती हैं, उन खबरों में डिजिटल टेररिज्म का जो तज़किरा है वो आपको याद होगा। एक तो डिजिटल टेररिज्म का मामला जो है वो इस प्रेस रिलीज़ में उस तरीके से मौजूद नहीं है। साइबर सिक्योरिटी की बात की गई है, उस स्पेस में जो है वो पाकिस्तान के जो इंटरेस्ट हैं उनको सेफगार्ड करने की बात की गई है, लेकिन जो बड़ा हार्श किस्म का टर्म है डिजिटल टेररिज्म वो इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद आप जो गुज़श्ता प्रेस रिलीज़ हैं उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर इशारतन जो है तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक या इमरान खान के मुतल्लिक बात होती आई है प्रेस रिलीज़ में, और एक के बाद एक प्रेस रिलीज़ वो बार बार कभी इंतशारी टोला, अगरचे ये जो लफ्ज़ एनर्किस्ट है उसको आप ये समझ सकते हैं, लेकिन ये जिस पैराए में लिखा गया है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक है, क्योंकि इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, टोटल कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस है, उसमें इशारा नहीं मिलता कि यहाँ पर इशारा किसी सियासी जमात की तरफ है। तो इससे पहले जितनी भी प्रेस रिलीज़ थी उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इशारतन ये कहा जाता था वो तज़किरा जो है तहरीक इंसाफ के हवाले से या इमरान खान के हवाले से मौजूद नहीं है। और फिर आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो 9 मई के बाद से 2023 के बाद से जितनी भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये सामने आए हैं, फॉर्मेशन कमांडर्स या फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर ऑफिशियल अनऑफिशियल बयानात या मौक़िफ़ जो सामने रखा गया है, उसमें एक बात बड़ी शद्दोमद के साथ, बड़े तवातुर के साथ कही जाती रही कि 9 मई के सहूलतकार, 9 मई के मास्टरमाइंड, 9 मई के एग्जीक्यूट करने वाले, 9 मई के वाक़यात के फैसिलिटेटर्स, अबैटर्स, इनको नहीं छोड़ा जाएगा, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये 9 मई का तज़किरा जो है वो मौजूद रहा, लेकिन इस प्रेस रिलीज़ में कहीं पर भी 9 मई के ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब वुज़रा ये कह रहे हैं कि फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो इन कनेक्शन विद May 9 हो रही है, जहाँ पर वज़ीर दिफ़ा ये कह रहे हैं कि उनकी सियासी अंडरस्टैंडिंग या सियासी समझबूझ ये बताती है, वो इस सियासी नतीजे पर पहुँचे हैं कि टारगेट्स 9 मई के देने वाले फैज़ हमीद थे, या ये सब कुछ इसके पीछे फैज़ हमीद का दिमाग मौजूद था, वो सब कुछ करवा रहे थे, ही वॉज पुलिंग द स्ट्रिंग्स, ये सारी बातें कर रहे थे। तो एक ऐसे वक्त में जब फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ इदारा की सतह के ऊपर कार्रवाई हो रही है और फिर इसका तज़किरा ना आना 9 मई का, ये भी बड़ा मानी खेज़ है, बड़ा मीनिंगफुल है। जब आप इसको इस बैकड्रॉप में देखते हैं, अब इसकी क्या 3 पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं। एक इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में जो इसको नहीं रखा गया, ये शायद टेम्परेचर्स को नीचे लाने की एक कोशिश है। कोशिश ये की जा रही है कि जितना सियासी पारा हाई हो चुका है, पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी बदतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद जो है वो ज़ाहिर है कि इक़्तिदार पे वो मौजूद है, इक़्तिदार में मौजूद हैं, और आवाम का पारा हाई है। महंगाई से लेकर एक एक मामला, लोगों के बजट्स, लोगों की जो इस वक्त रोज़मर्रा ज़रूरियात हैं वो पूरी नहीं हो पा रही, और उसमें फिर एक हाइटेंड पॉलिटिकल टेम्परेचर जिस किस्म का मौजूद है, तो ज़ाहिर है कि अगर ISPR की प्रेस रिलीज़ में वही अल्फाज जो हैं या उसी किस्म के सेंटेंसेस मौजूद होंगे तो उससे फिर एक मरतबा इस सारी सूरत हाल के ऊपर इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बयानात का सिलसिला शुरू कर देगी। उनके सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग दोबारा से उसी तरीके से तनकीद कर रहे होंगे, तो लिहाजा जो चल रहा है उसी तरीके से चलता रहे, लेकिन टेम्परेचर्स जो हैं वो डाउन किए जाए। एटलीस्ट जो रेटोरिक होती है, जो बयानबाजी है, जो शोला बयानी है, उसके ज़रिए जो टेम्परेचर्स बढ़ते हैं उसको कंट्रोल किया जाए। दूसरी इसकी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकती है कि ऐन मुमकिन है कि शायद इसके पीछे एक वजह ये हो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसमें एक चीज़ उसका ताल्लुक जो है वो बड़ी हद तक बयानबाजी के साथ है। पाकिस्तान इस वक्त IMF के साथ भरपूर और सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो एजेंडा है, पाकिस्तान उस एजेंडा आइटम में आ जाए, पाकिस्तान को वो किस्त मिल जाए और फिर सरमायाकारी सीख की जाए। और उसमें दोस्त ममालिक का किरदार ख़ास तौर पर, जिनसे आपको रोल ओवर चाहिए 37 माह के लिए, तो एक ऐसी हाइटेंड पॉलिटिकल सिचुएशन में कि जहाँ पर सियासी मारा मारी की फ़िज़ा हो, वहाँ पर शायद ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव करना उतना आसान नहीं रहता जितना इस किस्म की बयानबाजी के मौजूदगी में। और फिर सबसे आखिरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसकी ये हो सकती है कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसा करना था तरनौल के मकाम पर। आप ज़रा इसको रिवाइंड करें, वो वक्त याद करेंगे, उस वक्त सूरत हाल क्या थी। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का मैच चल रहा था रावलपिंडी में और उनको एक प्रेसिडेंशियल किस्म की सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान ने फराहम करनी होती है। और कोई भी छोटा मोटा वाक़या, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कोई भी मारा मारी, और एन वो वक्त जब टीम के स्टेडियम की तरफ आने या स्टेडियम से वापस इस्लामाबाद के मारूफ होटल सरीना वहाँ तक जाने के दौरान कोई रोड्स के ऊपर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से उनको किसी और रास्ते से ले जाना पड़ता है, किसी और होटल ले जाना पड़ता है। तो एक बड़ी सिचुएशन थी कि कहीं पर जो है वो आंसू गैस की शेलिंग शुरू हो जाए, कहीं लड़ाई हो जाए, फड्डा पड़ जाए। एक सूरत हाल वो थी और उसके लिए एक बहुत बड़ी तादाद नफरी की वो उस काम में मसरूफ़ थी। फिर दूसरा मामला था मुबारक सानी केस, उसकी समाअत चल रही थी और उस दिन तमाम जो मजहबी जमातें हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आने का ऐलान किया था। वो लोग वहाँ पर रास्ते में फिर उसके कंटेनर्स लगे हुए थे और एक सिक्योरिटी आपको उसके लिए दरकार थी। तो प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को हैंडल करने के लिए नफरी मौजूद ही नहीं थी। इतनी नफरी नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि जिस किस्म की सिचुएशन में सब कुछ हो रहा था, अगर कोई भी शख्स तरनौल के जलसे में खड़े होकर स्टेज से ये ऐलान कर देता कि हम यहाँ से जा रहे हैं अडियाला जेल की तरफ और अडियाला जेल के बाहर धरना दिया जाएगा, तो जब आप किलोमीटर्स देखते हैं तो तरनौल में जो जलसे का मकाम था उससे एग्जैक्टली 30.6 किलोमीटर बनता है अडियाला जेल। और अडियाला जेल के रास्ते में फिर आपको पता है कि हॉकी स्टेडियम भी आता है और हॉकी स्टेडियम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ से गुजर के लोग जाते हैं, रावलपिंडी का हॉकी स्टेडियम आपको मालूम है कि कैंट में मौजूद है, और वहाँ पर फिर कोई खुदा न खास्ता छेड़छाड़ हो जाती है तो सूरत हाल वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती थी। और उसके लिए लामहला जब आपके पास नफरी जो है वो पुलिस की और ये लोग मौजूद नहीं है तो फिर लामहला वो सिक्योरिटी आपको मालूम है कि मिलिट्री के अपने कंट्रोल में होती है, वहाँ पर कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट क्रिएट हो सकता था। या फिर अगर वो अडियाला जेल जाने के बजाय रेड जोन ही आने का ऐलान कर देते तब भी सिचुएशन बड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती। तो एन वो रात, अब ज़रा याद करें कि जो लोग जिन्होंने ये बताया था कि राब्ते हुए, और अली अमीन गंडापुर ने महर बुखारी के साथ इंटरव्यू में बड़ा ओपनली ये कहा कि मेरे साथ राब्ता हुआ था, हुकूमत डिनाई करती रही, उनका राब्ता हुआ था इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुआ था, मेरा हुआ था, बराह रास्त हुआ था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे साथ हुआ है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ सूबे का, तो किसी छोटे लेवल के ऊपर नहीं हुआ होगा। तो ये बराह रास्त राब्ता कन्फर्म किया अली अमीन गंडापुर ने। और उसके नतीजे में जो इमरान खान के साथ बात हुई तो जिस स्टेप को तहरीक इंसाफ की तरफ से लिया गया कि उन्होंने 22 अगस्त का जलसा जो है वो पोस्टपोन कर दिया, उनको इजाज़त भी मिल गई 8 सितंबर की, NOC भी जारी हो गया, लेकिन जो CBM या एतमाद साजी का इकदाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाया गया था, तो जो तीसरी पॉसिबल एक्सप्लेनेशन हो सकती है इस प्रेस रिलीज़ में तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो 3 अहम बातें ना होने की, वो यही हो सकती है कि उसको अब रेसिप्रोकेट गालिबन किया गया है, यानी कि उसका जवाब दिया गया है। और एक और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर आप इसको करार दे सकते हैं तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जो यकीनन मौजूदा माहौल में, मौजूदा जो वाक़यात हैं उनके तनाजुर में हुकूमत के लिए बड़ा परेशान कुन हो सकता है। हुकूमत जो इस वक्त जिनका सियासी वेंटिलेटर जो है उसमें ऑक्सीजन ही 9 मई के वाक़यात हैं और उनका जो इक़्तिदार में रहना है वो गालिबन उसकी गारंटी यही चीज़ है कि अगर तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई हो और भरपूर किस्म की हो। लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसने यकीनन बड़ी बेचैनी क्रिएट की होगी, लेकिन ये बात हतमी नहीं है। इसको अगर कम अज़ कम कहा जा सकता है तो एतमाद साजी का इक़दाम कहा जा सकता है, इससे ज़्यादा बढ़कर इसको नहीं देखना चाहिए। अलबत्ता ये मैं आपको बता सकता
सकता हूं कि अगर इसके नतीजे में आने वाले 8 से 10 दिनों में मज़ीद कुछ डेवलपमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आने वाली वीडियोस में बात करूंगा, वो हो जाती हैं, तो उस सूरत में मेरा ख्याल है कि फिर चीज़ें जो है वो हुकूमत के लिए बड़ी परेशान कुन और तहरीक इंसाफ के लिए वो जो सितंबर होगा, कम अज़ कम वो पेशगोई आपको पूरी होती नज़र नहीं आएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।